हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 में हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं, मात्रक के बारे में पढ़ चुके हैं, मात्रक पद्धतियों के बारे में पढ़ चुके हैं और अब मैं कुछ ऐसा ही मात्रकों को परिभाषित कर रहा हूँ जिन बच्चों कुछ एक आंकड़े आपको याद करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले हमने 1 मीटर के बारे में जाना। 1 मीटर में आपको मैंने 2 आंकड़े याद करवाए थे बच्चों, याद करो। पहली परिभाषा थी क्रिप्टॉन 86 की, जो नारंगी लाल प्रकाश की विकिरण निकलते हैं, उन नारंगी लाल प्रकाशों की 1650 763.73 याद आ गया क्या? क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाले नारंगी लाल प्रकाश की 1650 763.73 किरणें जितनी जगह घेरती हैं उसे हम 1 मीटर नाम देते हैं। या इसका एक और भी था, मैंने प्रकाश की चाल से कनेक्ट किया था। मैंने कहा था प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 है। वैसे तो आप लिख के देखना, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 हो गई ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ है। पर मैंने कहा था एग्जैक्ट 30 करोड़ ना होकर कुछ कम होती है। कितना आंकड़ा याद करवाया था? 29 करोड़ 97 लाख 92,000 458। तो 1 सेकंड का इतने भाग। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश द्वारा 1/29 करोड़ 97 लाख 92,000 458 समय में तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। दोनों आंकड़े उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। फिर हमने 1 किलोग्राम पढ़ा था। 3 डेफिनेशन पढ़ाई है 1 किलोग्राम में। मैंने आपको एक तो पढ़ाई है कि एक विशेष प्रकार का बेलनाकार आकृति है। यह बेलन किसका बना हुआ है? प्लेटिनम और इरिडियम का। प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ है। और बच्चों ये रखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय माप ब्यूरो पेरिस में। तो इसका जो वजन है वो भी कितना है? 1 किलोग्राम ही है। दूसरी इसकी परिभाषा आपको मैंने लिखाई है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, कहां पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। एक और पढ़ाई है कार्बन 12 के 5 गुना 10 की घात 25 परमाणुओं का वजन भी 1 किलोग्राम ही कहलाता है। उम्मीद है आप सभी को ये दोनों परिभाषाएं भली भांति अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, फिर मैंने आपको 1 सेकंड के बारे में पढ़ाया। 1 सेकंड मैंने क्या बताया कि एक परमाणु है सीजियम और एक होती है बच्चों परमाणु घड़ी समय नापने की। परमाणु घड़ी बहुत सटीक समय नापती है। मैंने आपको उदाहरण से समझाया था कि लगभग 500 वर्ष में 1 सेकंड की गलती होती है इसमें। मतलब जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल शानदार आएगी। ऐसे सीजियम द्वारा कितने कंपन थे बच्चों? मोबाइल नंबर याद करवाया था, 91 92 631 770। इतने कंपनों में जो समय लगेगा उसे क्या नाम दिया गया था? 1 सेकंड। उम्मीद करता हूं तीनों परिभाषाएं आपको याद भी हो गई होंगी। भाई देखो, आंकड़े तो याद करने पड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारी नॉलेज में होना चाहिए भाई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कंसेप्ट की बात करते हैं ना। 1 एम्पियर, चौथी जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 1 एम्पियर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ये आपको हर हाल में याद भी हो जानी चाहिए बच्चों। वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट 12th क्लास में है। जो आपके बड़े भाई बहन 12th क्लास में पढ़ रहे हो उनसे आप पूछना, चैप्टर नंबर 7 में खूब बड़ी हेडिंग दी हुई है, वहां पर हम पढ़ते हैं 1 एम्पियर। तो 12th क्लास में एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यूशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ भी चुकी है। अब मैं आपको समझाता हूं उसका लॉजिक क्या है। एक हेडिंग आती है कि 2 सीधे तार लिए जाएं। समझिएगा बच्चों, मैं परिभाषा इन शब्दों से ही बनाऊंगा। 2 सीधे तार लिए जाएं। पहले तार में धारा बह रही है, मान लीजिए I1, धारा का प्रतीक I होता है ना, और दूसरे में धारा बह रही है I2,
धारा है इसलिए आई, पहला तार है I1, दूसरा है I2। इनके बीच की दूरी है बच्चों R। तारों के बीच की दूरी कितनी है? R। तो इन तारों की एकांक लंबाई पर, इन तारों की एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल है उसका एक सूत्र होता है μ0/4 पाई I1 I2/2 पाई R। μ0 सॉरी 2 पाई R, सिर्फ R। μ0 I1 I2/4 पाई R। 4 पाई R नहीं है, 2 पाई R आता है, सॉरी, पूरा ढंग से लिखूं दोबारा। μ0 I1 I2/2 पाई R ये आता है। ये आपको सूत्र याद करना होगा फिलहाल, अगर परिभाषा समझनी है तो। भाई मैं बोल रहा हूं 12th क्लास में है ये परिभाषा, 11th में खाली सीधे लिख के दे रखी है, कोई लॉजिक नहीं दिया हुआ। मैं लॉजिक आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दो तार हैं, धारा बह रही है I1 I2, बीच की दूरी कितनी है? R। इनकी एकांक लंबाई पर बल कितना है? μ0 I1 I2/2 पाई R। अब परिभाषा कैसे बनती है बच्चों? आप मान लीजिए कि माना I1 और I2 बराबर है 1 एम्पियर की, क्योंकि आपको परिभाषा किसकी बनानी है? 1 एम्पियर की। तो दोनों करंट मैंने कितने मान लिए? 1 एम्पियर की। दो करंट है ना I1 और I2, दोनों 1 एम्पियर मान लिए। जो बीच की दूरी है वो भी मैंने 1 मान ली, 1 मीटर। और दोनों आंकड़े अगर ऊपर जमा के देखूं तो एकांक लंबाई पर बल कितना आएगा देखना। ये जो μ0 है ना, इसका मान फिक्स है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 की वैल्यू 1, I2 की वैल्यू 1 मान ली अपन ने, और नीचे 2 पाई R की वैल्यू 1। 2 पाई से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो एकांक लंबाई पर बल कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, 2 × 10⁻⁻⁷। एकांक बल का मात्रक न्यूटन होता है, एकांक लंबाई का है इसलिए मीटर और लगाऊंगा। अब परिभाषा देखना भाई, इतनी बात समझने के बाद अगर आप 12th क्लास पढ़ोगे तब तो ये बातें आप खुद ही निकाल लोगे, क्योंकि वहां इससे संबंधित 2 एक हेडिंग और पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद 1 एम्पियर आता है। पर बच्चों अगर आज आपको 1 एम्पियर की परिभाषा समझनी है तो पहले इतनी बेसिक बातें समझनी होंगी। अब देखना छोड़ो, ये तो एक फुल पैटर्न है। अब मुझे पता है कि ये आप सब लोगों को समझ में नहीं आएगा, एक बार इसको भी आप नोट कर लेना कहीं ना कहीं अपने हिसाब से ना। अब मैं 11th के हिसाब से समझाऊं इस चीज को। कहानी बच्चों ऐसी है, आप 2 तार लो, 2 सीधे तार, जिनके बीच की दूरी होनी चाहिए 1 मीटर। 2 सीधे तार जिनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। सुनिएगा ध्यान से, इन दोनों तारों में समान धारा प्रवाहित करो। और अगर ऐसा किया जाए कि 1 मीटर की दूरी पर 2 तार हैं, समान धारा बह रही है, और ऐसा करने के बाद यदि एकांक लंबाई पर जो बल है वो आ जाए 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन बटे मीटर, ये आंकड़ा अब याद कर लो आप, तो धारा 1 एम्पियर कहलाती है। कितना कहलाती है? 1 एम्पियर। परिभाषा क्या है कि यदि 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो तार हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे तारों में, या ऐसे कह दो कि 2 सीधे तार 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, उनमें आप कैसे शब्दों को बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आ जानी चाहिए कि दूरी कितनी है बीच की? 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे तारों में समान धारा प्रवाहित करने पर, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो 2 तार हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर,
और फिर इंपॉर्टेंट बात है कि उनमें कैसी धारा प्रवाहित की, समान धारा प्रवाहित करने पर यदि, अगर आप ऐसा कर दो, यदि एकांक लंबाई पर, ऐसा करने के बाद यदि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन बटे मीटर हो। समझिएगा ध्यान से, यह आंकड़ा भी आपको याद करना है। 2 तार हैं 1 मीटर की दूरी पर, समान धारा बह रही है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन बटे मीटर हो तो तारों में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो आप 1 एम्पियर की परिभाषा अब नोट कर लें। भाई इसको आपको याद करना पड़ेगा, देखो है ना, कोई विकल्प नहीं है आपके पास में। जल्दी देखिए, ठीक है यहां तक? ये बात हुई 1 एम्पियर की। नंबर 5 हम बात करें 1 केल्विन की, ये भी समझने लायक बात है। तो 1 एम्पियर में कोई खास आंकड़े लंबे चौड़े है नहीं है, ये आंकड़े आपको याद हो जाएंगे समय के हिसाब से, है ना। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 हम बात करें 1 केल्विन की। समझिएगा ध्यान से। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, 1 केल्विन, केल्विन ताप का मान होगा, केल्विन ताप का मान होगा। और जब हम ताप की बात करते हैं तो ताप में 2 बिंदु आते हैं, ताप में 2 बिंदु आते हैं। एक तो आता है हिमांक, एक नाम तो क्या आता है हिमांक, और बच्चों दूसरा नाम आता है क्वथनांक। ताप में 2 बिंदु आते हैं। जब भी आप ताप की चर्चा करोगे, किसी चीज का ताप पढ़ोगे, तो 2 नाम जरूर सुनोगे, हिमांक और क्वथनांक। अब बच्चों हिमांक और क्वथनांक क्या है, पहले इनकी बात करें। संधि विच्छेद करना सबको आता होगा। अगर हिमांक का संधि विच्छेद किया जाए तो शायद कुछ ऐसा आएगा, हिम धन अंक, हिम धन अंक। और हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। अंक का मतलब वो ताप, वो ताप जिस पर द्रव, बर्फ में कौन बदले, बर्फ ठोस है ना, जिसमें पानी कह दो आप, तो तरल पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाए या पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? हिमांक। ऐसे आपको याद रहेगा, बहुत बार नाम सुनोगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, हिमांक। तो याद रखना, हिम धन अंक, वो अंक, वो ताप का वो अंक जिस पर पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, इसे उसे क्या बोलते हैं? हिमांक। दूसरा नाम है क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है एक तरीके से उबलना। कहने का मतलब जिस पर पानी भाप में बदल जाए, वाटर स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ये बात आप समझिए पहले तो, क्योंकि ये 2 नाम आपको बार बार परेशान करेंगे कि हिमांक क्या है और क्वथनांक क्या है। हिमांक जिस पर बर्फ बने और क्वथनांक जिस पर भाप बने, ऐसी बात पूर्णतः है ये सिस्टम, है ना। अब हमें तो एक ताप, ये आप नोट कर लेना अपने हिसाब से, कुछ खास लिखाऊंगा नहीं इनके बारे में। हमें तो बात करनी है 1 केल्विन के बारे में। तो देखो नॉर्मली अगर हम पानी की बात करें बच्चों, जल की बात करें एक तरीके से, तो जल का जो हिमांक माना गया है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। असंगत व्यवहार 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पर आपको जब हिमांक की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे? 0।
डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आप सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर रहे हो तो आपको जोड़ना होगा 273.15। 273 से भी काम चला लिया करेंगे, पर एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 है, तो 273 मान लेता हूं मैं, तो है ना। जीरो में जोड़ूंगा 273 केल्विन आएगा। मतलब हेमांक सेल्सियस में तो कितना कह दो आप, 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना कह दो, 273 केल्विन। और बात करें अगर हम क्वथनांक की, तो बच्चों क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 273 जोड़ूंगा तो 373 केल्विन। मेरी बात समझना आप ध्यान से। पानी का हिमांक कितना माना गया है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना माना गया है, 100 डिग्री सेल्सियस। इनके संगत केल्विन समझ में आ गया होगा। 0.15 लगाओ मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इन हिमांक और क्वथनांक में डिफरेंस देखना, 273 और 373 में डिफरेंस है 100 केल्विन का। कितने का डिफरेंस है, 100 केल्विन का। और आपको परिभाषा किसकी देनी है बच्चों, 1 केल्विन की। किसकी देनी है, 1 केल्विन की। तो 1 केल्विन लाने के लिए क्या इसको 100 से भाग देना होगा, तभी तो 1 केल्विन आएगा। मेरा कहने का मतलब है 1 केल्विन है क्या है, 1 केल्विन है क्या है, 1 केल्विन है जल के हिमांक और जल के क्वथनांक, जल के हिमांक और जल के क्वथनांक के अंतर का 1/100वां भाग। बात समझ में आई। हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, 273 केल्विन है। क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, 373 केल्विन है। केल्विन में डिफरेंस देगा कितने का आया, 100 का। और जब ये 100 केल्विन को डिफरेंस हिमांक और क्वथनांक में ये 1 केल्विन कैसे आएगा, जब आप 100 केल्विन का कौन सा भाग लोगे, 1/100वां, तभी तो 1 केल्विन आएगा। अरे तभी तो 1 केल्विन आएगा। तो 1 केल्विन की क्या परिभाषा है वो आप समझना, कि जल के हिमांक और क्वथनांक के अंतर का कौन सा भाग, 1/100वां भाग, 1 केल्विन कहलाता है। समझ गए होंगे आप, नोट कर लो इस तरीके से ताकि आपको इजीली याद हो जाएगा। डेफिनेशन में लिखता हूं, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, नोट्स के तौर पर हमें क्या याद रखना है, 1 केल्विन का 2 नाम आए थे ना, कि जल के हिमांक तथा क्वथनांक। 2 पॉइंट लिए हमने, एक तो लिया है हमने जल का हिमांक, बर्फ बनी जिस पर, और एक लिया है हमने जल का क्वथनांक। जल के हिमांक और क्वथनांक के अंतर का 1/100वां भाग। जो जल है उसके 2 पॉइंट लिए हमने, हिमांक और क्वथनांक, इनमें जो अंतर है उसका 1/100वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। बताओ डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई। जल के हिमांक और क्वथनांक का जो डिफरेंस है उसमें 100 का भाग दे दो, 1 केल्विन आ जाएगा। अब एक बात और समझने लायक है, 273.15 आया है तो त्रिक बिंदु। हालांकि जब मैं आपको ऊष्मागत की पढ़ाऊंगा तो इस पॉइंट पर वापस से चर्चा करेंगे। देखो त्रिक का मतलब होता है 3। अगर त्रिक का एक संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ समझने का प्रयास करें तो वो बिंदु जहां पर 3 अवस्थाएं मिले, क्योंकि मैं बात किसी कर रहा हूं अवस्थाओं की। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो ऐसा बिंदु जहां तीनों अवस्थाएं मिल जाएं, कुछ पदार्थ ठोस भी हो, कुछ द्रव भी हो, थोड़ा बहुत गैस भी हो, त्रिक बिंदु कहलाता है ना। तो डेफिनेशन तो होगी, ऐसा बिंदु, जल के लिए लिख दूं, जहां जल की ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाएं संतुलन में हो, ऐसे तो कुछ त्रिक बिंदु कहलाता है। त्रिक बिंदु कहलाता है।
और बात करेंगे जल का त्रिक बिंदु होता कितना है, तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, ये जल का त्रिक बिंदु होता है। क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास में हमें 2 डेफिनेशन और जानी है, धीरे धीरे चल रहे हैं आराम से। 1 एम्पियर और 1 केल्विन, आप इनको नोट कर लो। कल इन डेफिनेशन वाले पोर्शन को अपन समाप्त कर देंगे और चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।